नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारा संविधान नाम की एक विशेष श्रृंखला में, जहाँ पे हम लगातार बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए मुद्दों की। हमने अभी तक की क्लास में ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे-कैसे बनी। कहीं न कहीं हमने ये भी देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो भी वैल्यूज़ लिए, जो भी आइडियाज़ लिए, उनकी विशेषताएँ क्या रहीं। आज की क्लास में विशेषतः हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंटीग्रल पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि भारत की प्रस्तावना है। यानी आज की क्लास में हम और आप बात करेंगे प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट? तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। इसके पहले की क्लास की शुरुआत करें, पहले जरा हम और आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ये स्लाइड तो मेरे बारे में है। यदि आप अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से जो एक चयन है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। ये 50% अनलॉक ऑफर के बारे में अलर्ट है कि यदि आपने मन बना लिया है कि आपको यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करनी है तो दिस इज द राइट टाइम, जहां आप प्लस कोर्सेज पे 22,320 रुपए और प्लस कॉम्बो पे 26,250 रुपए की बचत कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइस हाइक हो रहे हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, जिसमें यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% रिफंड देगा। एनुअल प्राइस हाइक बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ऐसे में यदि आपने मन बना लिया है तो दिस इज द राइट टाइम टू अवेल द ऑफर्स, राइट? प्रतिज्ञा बैच जो मुखर्जी नगर से लाइव हो चुका है 10 जुलाई से, तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहें तो आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज अवश्य करें। आरंभ बैच जो आई 2024 के लिए है, ये भी 8 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसमें भी एनरोलमेंट के लिए आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज करें, जिससे कि आप थोड़ी और बचत कर सकें। यदि आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो 0% ईएमआई पे भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिसकी सुविधा आपको अनअकैडमी दे रहा है। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी है। और अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? देखिए अगर मोटा मोटी हम समझे कि प्रिएम्बल क्या होता है, किसको कहेंगे प्रिएम्बल, क्या जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट ही प्रिएम्बल है? देखिए खास चीज ये मानिएगा कि जरूरी नहीं है कि प्रिएम्बल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए या संविधान से जुड़ा हुआ कोई चीज होना चाहिए। कोई भी चीज जो आती है हमारे पास वो किसी ना किसी मैनुअल के साथ आती है, राइट? सपोज करो आपने कभी फोन खरीदा हो या कोई गैजेट खरीदा होगा तो उसके साथ उसका मैनुअल आता है, राइट? इसी के साथ साथ यदि हम किसी भी लॉ की बात करें तो हर लॉ अपने साथ प्रिएम्बल रख सकती है। तो मोटा मोटी अगर हम समझे तो व्हाट इज प्रिएम्बल, तो कहा जाता है प्रिएम्बल इज द की। प्रिएम्बल इज समथिंग विच शोज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, कि जो है क्यों बनाया गया प्रिएम्बल या उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का कि क्यों भारत में संविधान बनाया जा रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहीं ना कहीं हर लॉ के पहले प्रिएम्बल होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कंपाइलेशन ऑफ लॉ ही तो है। आपके संविधान क्या है, कहीं ना कहीं नियमों का संहिताबद्धीकरण ही है। ऐसे में ये जो सारे नियम का कंपाइलेशन है वो ही आपका संविधान बनता है, संविधान बनाता है। इसलिए इसके साथ हमारे पास पहले से क्या है, प्रिएम्बल। देखिए वैसे तो जो प्रिएम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया सबसे लास्ट में, राइट? सबसे पहले लिखा है लेकिन जोड़ा सबसे लास्ट में गया था। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब इन्होंने प्रिएम्बल को जोड़ा था। कहा जाता है कि जब प्रिएम्बल बनाने की शुरुआत हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के समय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव मतलब किस उद्देश्य से हम संविधान को बनाने जा रहे हैं, हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य दरअसल क्या है। तो उसमें उन्होंने सारी बातें बताई, लक्ष्य बताया, नेचर बताया, राइट? तो जब पूरा संविधान बन गया तो बाद में कहा जाता है उसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका में बदल दिया गया, और ये उद्देशिका ही आपका प्रिएम्बल बनती है, यानी आपकी प्रस्तावना बनती है, राइट? तो ये जो प्रस्तावना है इसको देखने से हमें 3 बातों का मोटा मोटी पता चलता है। पहला कि हमारे संविधान में या हमारे भारत में शक्ति का स्रोत क्या है, कहाँ से शक्तियां इमर्ज हो रही हैं। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स नॉट अबाउट फोर्स, बट इट्स अबाउट पावर, राइट? तो शक्ति कहाँ से आ रही है, संविधान को शक्ति दे कौन रहा है, सरकार को शक्ति कहाँ से मिल रही है, ये पता चलता है। दूसरा पता चलता है कि हमारे संविधान का नेचर क्या है। और जब हम कह रहे हैं संविधान का नेचर, तो यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि संविधान के नेचर में यानी भारत का नेचर कैसा होगा, ये भी हमने इसी भावना में रखा है। पहला
तो कि हमारा संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, दूसरा नेचर क्या है, और थर्ड गोल क्या है, दरअसल हम चाहते क्या है, क्यों बनाया है हमने संविधान, तो हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। तो ये तीनों बातों का जो अमलगमेशन है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के प्रियम्बल से पता चलता है, राइट। इसीलिए जो बहुत सारे स्कॉलर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, किसी ने संविधान को कुंजी कहा कि संविधान की कुंजी है प्रस्तावना, राइट। किसी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के शब्दों में कहें तो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के दिमाग को पढ़ने की जो चाबी है वो है उद्देशिका। उद्देशिका से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे भी हैं, उद्देशिका में लिखे हुए बहुत सारी बातें भी हैं। क्यों कहा जाता है कि ये जो है संविधान की कुंजी है, किन पैरामीटर्स पे हम कहते हैं कि ये इसको पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि दरअसल संविधान कहना क्या चाहता है, संविधान में बताया क्या गया है। तो ये सारे मुद्दे हमें अभी वन बाय वन हम इसको समझते हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत है मेरे ख्याल में नोट्स की। तो इसके पहले हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारा संविधान नाम से, वहाँ पे एक तो आप जाके पुराने जो वीडियो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि कल सुबह तक आपके जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, आज का लेके 4 लेक्चर हो जाएगा, ये सारे जो पीडीएफ है वो उनके रिलेवेंट लेक्चर्स के साथ अटैच करा दिए जाए। अगर मान लीजिए सुबह किसी सूरत नहीं हो पाता है तो एट एनी कॉस्ट बाय इवनिंग हम आपके जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, आपके हमारा संविधान जो श्रृंखला है, इसके सारे पीडीएफ वहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको नोट मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड चीज जो आप लोगों ने मुझे कही है कि हमें क्वेश्चन भी डील करना चाहिए, डोंट वरी, वी विल हैव अ सेक्शन फॉर द क्वेश्चन टू। अभी तक कुछ सेशन हमारे हो चुके हैं, जैसे 3-4 हो चुके हैं, चौथा सेशन है। एक बार प्रियम्बल हो जाता है तो पहले हम अब जब कल से मौलिक अधिकार शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट, तो वहां पे साथ के साथ क्वेश्चन करते चलेंगे, और जो इधर आपके क्वेश्चन बच रहे हैं तो वहां पे हम एक सेपरेट सेशन ही ले लेंगे 30 मिनट का, जहां पे वी विल डील विद द क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वहां से। इसके अलावा भी यदि आपका कोई भी विचार है जिससे आपको लगता है कि आपको बेनिफिट होगा, आपकी मदद हो सकती है, तो डू लेट मी नो, आई ट्राई माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट दोस थिंग्स इन योर लेक्चर्स टू। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं, वन बाय वन हम जरा पहले प्रस्तावना पे जाते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत करें, चलिए पहले हम और आप पढ़ते हैं प्रस्तावना कह क्या रही है। देखिए हम आपके सामने बोर्ड पे भारत की प्रस्तावना लिखी है, और ये जगह क्या कह रही है प्रस्तावना। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, गर्व से कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या कह रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, republic। इसके बाद देखिए यहाँ से एंड टू सिक्योर, किसके लिए सिक्योर करने की बात हो रही, सिटीजन, यानी सबसे पहले तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पे देखिएगा बनाने वाले कौन है, पीपल, और देना किसको है, और उसके समस्त नागरिकों को, लोगों को नहीं, उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, कौन कौन सी जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी 3 तरह का न्याय देंगे। लिबर्टी, कौन कौन सी लिबर्टी, थॉट की, यानी विचार, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ और पूजा, आस्था उपासना की जो है अभिव्यक्ति का, ये लोग क्या दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे फोकस करिएगा वन लिबर्टी। एक शब्द है आपका इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, और यहाँ पे वर्ड है लिबर्टी। हिंदी में लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दोनों को ही स्वतंत्रता कहते हैं, पर दोनों के मतलब अलग अलग हैं। समझते हैं क्या है, पहले जरा अभी हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इक्वालिटी, कौन कौन सी इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी और स्टेटस की अपॉर्चुनिटी, मतलब जो इक्वालिटी, ये दोनों की देने की बात है। यानी 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता देने की बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे प्रमोट होगी फ्रेटर्निटी, किस या क्या प्रमोट होगी, यानी बंधुता प्रमोट होगी, और इंटीग्रिटी होगा, नेशन आपका इंटीग्रेटेड होगा और यूनाइट होगा, राइट, यानी एकता और अखंडता स्थापित होगी। इसके लिए देखिए नीचे 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमने पहली क्लास में देखा था कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, हालांकि लागू किया गया था उसको 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो अभी प्रस्तावना का हमने परिचय देखा कि प्रस्तावना क्या बता रही है, हम भारत के लोग किसको, भारत को क्या बनाना चाहते हैं, इसके नागरिकों को क्या क्या देना चाहते हैं, जिससे क्या स्टैब्लिश हो जाए। अब
एक एक वर्ड को खंगालते हैं और फिर हम प्रस्तावना को जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, कि इसको देखिए लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 और ये यहाँ पे देखिएगा कि इसको अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 जनवरी 1949। आपका जो संविधान लागू है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और ये आपका 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना बन गई थी। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड फोकस किया हो, देखिए यहाँ पे लिखा था, देखिए, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt and यहाँ पे फोकस करिए इनेक्ट किया गया है। तो यानी कि दो शब्द हमारे सामने हैं। एक शब्द देखिए क्या होता है, इसको कहते हैं इनेक्टमेंट। दूसरा जो शब्द होता है इसमें कहते हैं इन्फोर्समेंट। ठीक है, एक शब्द है इनेक्टमेंट और एक शब्द है इन्फोर्समेंट। कई जगह पे आप देखेंगे इन्फोर्समेंट के साथ साथ कहीं कहीं लिखा होता है कमेंसमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? जब हम कहते हैं इनेक्टमेंट, तो इनेक्टमेंट का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है या जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसने अपना कंसेंट इसको दे दिया है, तो इनेक्ट हो गया, राइट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। तो देखिए वहां पे लिखा है 26 जनवरी 1949 को ये इनेक्ट किया गया है, मतलब अभी लागू नहीं किया गया है। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, द डेट विच हैज बीन रिटन हियर, कि ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इनेक्टमेंट हो गया था 26 जनवरी 1949 को। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे एक शब्द जिसपे हमने और फोकस किया था, वो ये शब्द है। यहाँ पे देखिए लिखा है शब्द पीपल, और जब कहा जा रहा है कि हम न्याय देंगे, समानता देंगे, बंधुता देंगे, वर्शिप की मतलब स्वतंत्रता देंगे, तो किसको देंगे? सिटीजन। यानी फोकस करने वाले दो और शब्द हमें मिले, एक शब्द मिला पीपल और एक शब्द मिला सिटीजन। देखो जब भारत बन रहा था तो हमें पता है कि बहुत सारी जो टेरिटरी है वो भारत का पार्ट नहीं थी, राइट। विभाजन का दौर भी चल रहा था, तो उस समय हमें नहीं पता था कि आने वाले समय में कौन कौन से लोग होंगे जो इंडिया का पार्ट होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर हम जानते थे कि भारत की आजादी में सबका योगदान है, सबने मिलजुल के हमारी भारत की आजादी को प्रशस्त किया है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं भारत के लोग। लेकिन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो जरूर हम निर्धारित करेंगे कि भारत के लोगों में से आपका सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, इसीलिए सारे अधिकार फिर हम देंगे सिटीजन ऑफ इंडिया को। यानी जब बन रहा था देन वी डोंट नो कि सिटीजन कौन होगा, कौन बनेगा भारत का नागरिक, कैसे कैसे जो नागरिकता है निर्धारित होगी। लेकिन जब नागरिकता बन जाएगी, यानी जब आपका संविधान बन जाएगा, नागरिक बन जाएंगे, तो हम सारे अधिकार अपने नागरिकों को देंगे। तो यानी जो दूसरा वर्ड है वो है पीपल और सिटीजन, जिस पे आपको फोकस करना है। तो पहला वर्ड रहा इनेक्टमेंट, दूसरा वर्ड रहा पीपल और सिटीजन, यानी लोग और नागरिक। थर्ड चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे फोकस की थी वो है आपका, देखिए, लिबर्टी। एक शब्द है लिबर्टी और एक शब्द है इंडिपेंडेंस। प्रस्तावना बात करता है लक्ष्य में कि हम लिबर्टी देंगे, विश्वास, धर्म, उपासना, इसकी लिबर्टी देंगे। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम की, ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम और लिबर्टी हिंदी में तो स्वतंत्रता ही कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में देखें तो फ्रीडम वो जिसपे युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सके, जहां पे रोका जा सके, जहां कट भी कर दिया जा सके। लेकिन लिबर्टी वो जहां पे रोकने की आवश्यकता ही ना हो, लोगों को खुद समझ हो जाए कि उनको रुकना कहाँ है, राइट। जैसे मान लो कि आप गाड़ी लेके निकल रहे हो, स्कूटी लेके चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको खुद से पता हो कि कब जो है आपको स्पीड को अपने मिनिमाइज करना है। लिबर्टी डजंट मीन्स लाइसेंस, यानी स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है जहाँ पे आपको कोई रोकेगा ही नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये वो स्वतंत्रता है जहाँ पे आपके पास वो तर्कवाद है, जहाँ आपको खुद पता है कि आपको रुकना कहाँ है। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे प्रियम्बल इज टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, यानी लिबर्टी हमारा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचेंगे आपके इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के माध्यम से। तो आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे, इनेक्टमेंट, पीपल, सिटीजन एंड लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। अब जरा प्रस्तावना की कुछ और मूल बातों पर हम और आप चर्चा करते हैं। देखिए,
खास बातें जो भी हम लोगों ने देखा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव आपके जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं 13 दिसंबर 1946 को, उन्हीं के आधार पर दरअसल इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था प्रस्तावना का, राइट। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा N.A. पालखीवाला ने, राइट। संविधान के प्रयोजनों और उद्देश्यों की व्याख्या करता है और आपका प्रस्तावना, ठीक है। और क्योंकि ये एक तरीके से एसाइमिलिएट करे आपके साथ, मतलब कॉप अप हो जाए, तो यही समझ में आई कि जो प्रस्तावना में लिखी हुई बातें हैं वो वही बातें हैं जो संविधान में हम बताना चाहते हैं। इसीलिए इसको दरअसल सबसे लास्ट पे, संविधान लागू हो जाने के बाद संविधान सभा ने दरअसल प्रस्तावना को अधिनियमित किया था। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीएम्बल। और आगे देखते हैं क्या क्या हमें जो है प्रस्तावना बताती है। सबसे पहले तो प्रस्तावना बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान को शक्ति कौन देता है, संविधान में शक्ति आती कहाँ से। दूसरा चीज जो हमें प्रस्तावना बताता है वो ये कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, भारतीय राज्य की क्या प्रकृति होगी, कैसा है हमारा भारत का राज्य, नेचर क्या है। हम कहते हैं तुम्हारा नेचर बड़ा अकड़ू सा है, कैसे स्वभाव के हो, तो ये पहले बताएगी नेचर। दूसरा बताती है, पहला तो आपका बता रही है कि जो है इसमें शक्ति का स्रोत क्या है, दूसरा बताती है नेचर क्या है, थर्ड बताती है इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है, राइट। जैसे मैं आपसे पूछूं आपको पावर कहाँ से मिलती, तो आप बोलेंगे पॉकेट मनी, तो पैसे जो है पापा देते हैं। फिर मैं बोलूँ आपका नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नेचर है डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, जिसकी वजह से मैं IAS बनूंगा ही बनूंगा। तो मैं बोलूंगी कि उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हो, तो आप बोलेंगे शक्ति पापा से आती है, नेचर मेरा पढ़ाकू वाला है, और गोल है एक IAS, राइट। तो यही इसी तरीके से उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की स्थापना करनी। इसके लिए हमने कहा तुम क्या करोगे, आपने कहा तैयारी। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को जो है इनेक्ट कर रहे हैं, हस्ताक्षरित कर रहे हैं आपके संविधान को, ठीक। तो ये जो है बेसिक बातें ये क्या क्या बताती है आपकी प्रस्तावना। और आगे बढ़ते हैं तो अब हम एक एक वर्ड को जरा खंगाल के समझते हैं। सबसे पहला वर्ड जो संविधान में नेचर में लिखा है कि भारत कैसा देश बनाएंगे, कहा गया सबसे पहले तो सोवरेन बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे। संप्रभु मतलब देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप शफल कर दे, पहले धर्मनिरपेक्ष लिख दे, फिर संप्रभु लिख दे, फिर कुछ और लिख दे। संविधान निर्माताओं के सामने एक बात जो सबसे स्पष्ट थी वो ये कि भारत की आजादी को अक्षुण्ण रखना है। बड़ी मुश्किलों से हमने ये आजादी पाई है, राइट। तो इस आजादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है। और इस आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने देश में रह रहे हैं, इस आजादी का मतलब ये भी है कि अपने देश की बनाई हुई पॉलिसीज में, अपने देश के हित के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज में हम किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हो, राइट, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सभा ही क्यों ना हो। अपने आंतरिक मामले में हम पूरी तरीके से सोवरेन हैं, एकदम बिल्कुल एक तरीके से कहिए फ्री है, राइट। कोई अदर शक्ति हमें कंट्रोल नहीं करेगी। वी विल डिसाइड अवर इंटरनल मैटर्स। अगर हमें लगता है कि हमें नेटो का सदस्य होना चाहिए तो हम नेटो के होंगे, अगर हमें लगता है हमें व्हाट्सएप ऐप ज्वाइन करना चाहिए वी विल ज्वाइन, और अगर हमें लगता है कि हमें तटस्थ रहना चाहिए, या तटस्थ कहें या हम कहें निरपेक्ष रहना चाहिए, या इसको सीधे शब्दों में कहें तो हमें नैम होना चाहिए, गुट निरपेक्ष होना चाहिए, जैसे सोलिली डिसाइडेड बाय अस, नीदर बाय द अमेरिका नॉर बाय द USA, USSR और एनी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो मेरे ख्याल में आप संप्रभुता का मतलब समझ रहे होंगे, जहां पे आप अपने मैटर्स में, कंट्री अपने मैटर्स में किसी और पर डिपेंडेंट रहने वाला नहीं है, और ना ही किसी और को ये अधिकार होगा कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में आके कुछ भी बोले, राइट। तो ये तो हो गया संप्रभुता की नीति। दूसरा हमने क्या नेचर है संविधान का जो इन्होंने लिया वो था समाजवादी। देखिए वैसे तो जो शब्द है समाजवादी वो आपके मूल प्रस्तावना में नहीं था। अभी इसमें आते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, कब हुआ, ठीक है। तो दरअसल 42वां जो संविधान संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें से संविधान संशोधन से ये जो शब्द है समाजवाद, इसको दरअसल जोड़ा गया आपके प्रस्तावना से, समाजवादी से। हालांकि समाजवाद जो शब्द है वो संविधान का भाग तो नहीं था, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, संविधान की जो आत्मा है, वहां पे जो समाजवादी तत्व है वो हमें देखने को मिल जाएगा। चाहे वो गांधी का समाजवाद हो, चाहे वो नेहरू का समाजवाद हो, चाहे वो अंबेडकर का समाजवाद हो, यानी समाजवाद के जो बीज है वो हम पहले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। जैसे 36 से 51 तक आप देखेंगे जो DPSP है वहां पे हमें जो कहीं ना कहीं इसके बीज हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट।
इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश कहा है, राइट। समाजवाद मतलब कि अगर मान लो हमारे पास पढ़ने के लिए डीपीएस में पढ़ने के लिए पैसे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो राज्य मेरा वेलफेयर स्टेट है जो मेरे लिए सर्व शिक्षा अभियान का भी प्रबंध करेगा, राइट। सोशलिज्म का एक और मतलब अगर हम समझें तो जहाँ पे जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास है और स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पे जो समाजवाद का मतलब है वो गांधी, अंबेडकर और नेहरू इन तीनों के समाजवाद से जोड़ के देखा जाना चाहिए, राइट। तो सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आत्मा में था, बस ये इंस्क्राइब नहीं था, रिटन फॉर्मेट में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन से इसको इसका भाग बनाया गया। और आगे देखते हैं तो खास बात आती है जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। देखिए इंग्लिश में जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता इंग्लिश में कहा जाता है सेक्युलर, राइट। हिंदी में अगर मान लीजिए धर्म शब्द है तो कायदे से इसका रिलीजन से लेना देना होना चाहिए, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड देखें तो उसका नाम सेक्युलर है। कहा जाता है कि जो एक्चुअल में सेक्युलर वर्ड की हिंदी है वो हमारे पास है ही नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता दरअसल हम समझते क्या है, इसके लिए जरा हम कई मॉडल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता दरअसल क्या होती है, राइट। जैसे मान लो कि अगर हम राज्य की बात करें तो कितनी तरह के राज्य हो सकते हैं धर्म के मामलों में। देखिए मान लीजिए एक तो होगा आपका, एक राज्य हम कह सकते हैं एंटी रिलीजियस का मतलब जिनकी धर्म में कोई आस्था ही नहीं है, जो धर्म को नहीं मानते। जैसे अगर हम बात करें जैसे मार्क्सवादी जो भी राज्य होंगे वो क्या बोलेंगे, मार्क्स क्या कहता था कि धर्म क्या है, ओपियम ऑफ मासेस है। धर्म क्या है तो वो कहता था फॉल्स कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे यानी एक ऐसा राज्य जो धर्म को मानता ही नहीं है, धर्म को ही नहीं मानता है, ऐसे स्टेट हो जाएंगे एंटी रिलीजियस स्टेट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स क्या बोलता था कि धर्म क्या है, ये ओपियम है, जो भीड़ है उसके बीच में ओपियम आपको पता होगा, नशा जो करते हैं ना, ओपियम है, ओपियम ऑफ मासेस है, अफीम है, राइट। धर्म को अफीम की संज्ञा दे दी थी, ठीक। तो इस तरह के स्टेट जिनको हम कहते हैं एंटी रिलीजियस स्टेट। दूसरा देखिए, एक तो हो गया एंटी रिलीजियस, दूसरा जो मॉडल है धर्म को लेके, धार्मिक या स्टेट को लेके, उसे कहते हैं अल्ट्रा, एक सेकेंड, अल्ट्रा प्रोसीजरल स्टेट। पहला जो स्टेट है वो है आपका एंटी रिलीजियस स्टेट, और जो दूसरा स्टेट की हम और आप बात कर रहे हैं वो है आपका अल्ट्रा रिलीजियस स्टेट। अल्ट्रा रिलीजियस मतलब होता है कि रिलीजन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे धर्म ही नहीं होगा, धर्म तो होगा लेकिन राज्य और धर्म दोनों पृथक पृथक होंगे, यानी रिलीजन जो है एक्सक्लूड रहेगा स्टेट से, रिलीजन एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेट, ठीक है। यहाँ पे राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने धार्मिक चीजों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप करिए, बट स्टेट विल नॉट फ्रेम एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसी फॉर द रिलीजियस मैटर। यानी अल्ट्रा वायरस जो अल्ट्रा प्रोसीजर स्टेट है वहां पे कुल मिला के मतलब ये है कि जो रिलीजन है उसका और जो राज्य है यानी स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। राज्य उसके वेलफेयर के लिए, धर्म के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेगा। इसके बाद देखिए एक होता है आपका जो यूरोपियन मॉडल है, यूरोपियन मॉडल, यहाँ पे किस बारे में बात होती है, यूरोपियन मॉडल कहता है कि इनका अपना राज्य का धर्म है। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड की बात करें तो क्रिश्चियनिटी, राइट। टर्की की बात करें तो वहां पे इस्लाम, यानी स्टेट का अपना धर्म है, स्टेट का जो है रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन है, यस स्टेट का रिलीजन तो है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात याद ये रखिएगा कि यदि आप स्टेट रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी के प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इफ यू वांट तो अपने नेचर में जो स्टेट है वो सेक्युलर होगा, राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन अपने नेचर में जो राज्य है जो स्टेट है वो सेक्युलर नेचर को भी मतलब फॉलो करेगा, सेक्युलर नीति को भी अपनाएगा। इट डजंट मीन कि जो उस राज्य का धर्म है आपको वही जो है मॉडल अपनाना है। ये जो है ब्रिटेन का मॉडल है। इसके बाद एक मॉडल आता है जिसे कहते हैं इक्वी डिस्कोर्स, इक्वी
इक्विडिस्टेंस का मतलब यदि राज्य में बहुत सारे धर्म भी एक साथ हों तो राज्य के प्रत्येक धर्म से जो दूरी होगी वो समान होगी, राज्य की सभी धर्मों से बराबर बराबर दूरी होगी। ऐसा होगा कि यदि राज्य सपोज करो कि भारत में अगर इक्वल डिस्टेंस होता तो राज्य मान लो कि मुस्लिमों के लिए 100 रुपीज खर्च कर रहा है तो हिंदू के लिए भी 100 खर्च करे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगा। लेकिन जो भारत को धर्मनिरपेक्षता जो हमारी प्रस्तावना में इंस्क्राइब्ड है वहां पे दरअसल मूल्य इक्वल डिस्टेंस नहीं है। एक और मॉडल देखिए, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस इसका मतलब होता है आदर्श दूरी। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है पर राज्य की सभी धर्मों से आदर्श दूरी है। फोकस करेगा शब्द प्रिंसिपल पे, आदर्श पे। इसका मतलब ये है कि यदि राज्य हिंदुओं के लिए कुछ काम करेगा तो मुस्लिमों के लिए भी करेगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे बराबरी वाली बात नहीं है कि राज्य ये देखेगा कि कहाँ पे किसी कितनी जरूरत है, अकॉर्डिंगली राज्य काम करेगा। और दूसरा, राज्य का सभी धर्मों से प्रिंसिपल डिस्टेंस होगा पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे इंग्लैंड मॉडल अभी हमने देखा ना, यूरोपियन मॉडल, जहाँ पे राज्य का अपना धर्म है फिर भी राज्य अपने नेचर में सेक्युलर है। वहीं प्रिंसिपल डिफरेंस की बात करें तो राज्य का अपना कोई धर्म ही नहीं है पर राज्य का अधर्मी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंटी रिलीजियस है, राज्य सभी धर्मों से आपकी आदर्श दूरी बनाकर रखेगा। ऐसे रिलीजन को हम, जो धार्मिक निरपेक्षता है यानी सेक्युलरिज्म है, इस सेक्युलरिज्म की हम प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे भी फॉलो दिस प्रिंसिपल डिस्टेंस थ्योरी, जहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की सभी धर्मों से समान दूरी है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप बात समझ रहे होंगे। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद देखिए, हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की जो है अवधारणा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ कि जो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, पहला तो ये। और दूसरा, प्रत्येक मत का मूल्य समान होगा। लोकतंत्र में सभी बराबर होंगे, यानी वोट मैं दूं, वोट आप दें, वोट मोदी जी दें या कोई और अपने मताधिकार का अभ्यास करे, सबके जो मत का मूल्य है वो समान होगा। हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को फॉलो करेंगे। और संविधान कैसा होगा, नीतियां कैसी होंगी, तो कहा गया संविधान जो होगा जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का होगा, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। और यहाँ पे एक मुद्दा ये भी होगा कि लोकतंत्र बनेगा कैसे, तो कहा जाता है लोकतंत्र मतलब बहुमत का तंत्र। कुछ लोग कहते हैं ये तो फिर बहुमत की तानाशाही, इसमें लोकतंत्र कहाँ होगा। तो हमने कहा कि अगर मेजोरिटी के पास चॉइस है तो माइनॉरिटी को वॉइस दीजिए। यानी इंडिया का जो लोकतंत्र है, आप देखते हैं कि यहाँ पे जब नीति निर्माण होगा तो ऐसा नहीं कि सरकार ही नीतियां निर्माण कर देगी, वहां पे विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी पक्ष की, राइट। सो दैट कि यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का बैलेंस बना रहे और लोकतंत्र आपका मजबूत रहे। तो दिस इज द थियरी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जहाँ पे बहुमत की निरंकुशता स्थापित ना हो, टिरैनी ऑफ मेजोरिटी ना हो। इसके लिए आप देखिए बिल वगैरह भी हम उसी तरीके से पास कराते हैं, जहाँ पे जो टिरैनी है वो मेजोरिटी की नहीं होने पाती है, राइट। तो मेरे ख्याल में आप ये समझ पा रहे होंगे कि लोकतंत्र से मतलब हमारा दरअसल क्या है। लोकतंत्र के बाद देखिए जो अगला नेचर है भारत का, वह है गणतंत्र। देखिए दो चीजें होती हैं। मान लीजिए ऐसा हो, ऊपर राजा बैठा है, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये तो होता है राजतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है कुछ ऐसी सी व्यवस्था, यानी आप हमेशा के लिए राजा या सरकार भी नहीं बने रहेंगे। सपोज करिए आप सरकार बन गए हैं, 5 साल तक जनता आपका रिव्यू करेगी, अगर नहीं हुआ तो फिर से गढ़ जो है, गढ़ मतलब लोग तंत्र का निर्धारण करेंगे और फिर से जनता के बीच जाने के बाद अगर आप सही है तो आपकी सरकार बनेगी, नहीं तो सरकार चेंज हो जाएगी, राइट। तो गणतंत्र सीधे मतलब जहाँ पे निरंकुशता स्थापित ना होने पाए, किसी एक की जो है टायरेनी स्थापित ना होने पाए, बार बार पब्लिक री करेगी, रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक, री मतलब बार बार, है ना। किसी चीज के पहले री लग जाते हैं, रीड एक बार पढ़ना, रीड बार बार पढ़ना, पब्लिक एक बार, रिपब्लिक यानी बार बार आपको जनता के सामने उपस्थित होना होगा। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे पीपल विल डिसाइड, क्योंकि अल्टीमेटली जो सत्ता का स्रोत है वो कौन है, भारत की जनता, राइट। तो ये तो था भारत के जो संविधान है उसका नेचर क्या होगा। अब हम आते हैं, संविधान का हमने नेचर तो बना लिया कि हम अपना राज्य ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं, हम अपने भारत को ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं। अब जरा बात करते हैं कि क्यों ऐसा बनाना चाहते हैं, आखिर इसको बनाने के पीछे, इसको ऐसा बनाने के पीछे दरअसल हमारा उद्देश्य क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट द गोल, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या गोल्स रखे हमारे संविधान के निर्माण में।
देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा न्याय लाएंगे, न्याय। न्याय, कौन सा न्याय लाने की बात कही? पहला कहा, एक तो लाएंगे भाई सामाजिक न्याय, दूसरा लाएंगे आर्थिक न्याय, और तीसरा लाएंगे राजनीतिक न्याय। अच्छा, न्याय क्या होता है? कहा जाता है, रॉस के शब्दों में कहें तो जस्टिस इज इक्वल टू फेयरनेस। फेयरनेस जस्टिस ना। तो न्याय क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बोला सामाजिक न्याय लाएंगे। सामाजिक न्याय लाने का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय लाने का मतलब है एक्सेसिबिलिटी टू द सर्विसेज। एक्सेसिबिलिटी टू द सर्विसेज, इसको और डिकोड करें। सपोज करो न्याय कब स्थापित होगा? सपोज करिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे नियम ये है कि यदि आपकी उम्र 21 वर्ष है और आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिवीजन से, तो आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। लेकिन अब एक बच्चा ऐसा है जो सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा ऐसा है जो लेट से कि किसी गांव में तैयारी कर रहा है, लेट से दंतेवाड़ा के किसी कोने में तैयारी कर रहा है। आप भी 21 साल के, स्टीफन वाला भी 21 साल का, मतलब सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा भी 21 वर्ष का, और गाँव में पढ़ने वाला बच्चा भी 21 वर्ष का। दोनों ही ग्रेजुएट है, लेकिन क्या उनके विचारों का, उनके शिक्षा का स्तर समान होगा? आप खुद समझ रहे होंगे, नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, कई बार हमारा बुक से ज्यादा जो हमारी सोसाइटी है उसका भी हमारी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है, राइट। तो जो दिल्ली में बच्चा पढ़ रहा होगा या जो किसी मेट्रो सिटी में बच्चा पढ़ रहा होगा, उसके जो विचार की क्षमता होगी वो शायद गांव के बच्चे से बहुत ज्यादा हो। ऐसे में हमने तो कह दिया कि देखो न्याय तो ला रहे हैं, है तो जस्ट सोसाइटी, बिल्कुल जस्ट है। तुम भी 21 साल के, ये भी 21 साल का, तुम भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट, तो चलो अब आईएएस का एग्जाम दो। तो क्या ये सही मामले में न्याय होगा? सरकार ने कहा नहीं, ये न्याय नहीं है। अब यहाँ पे सरकार अपना प्रबंध करेगी ताकि जिनके साथ सही न्याय नहीं हो पा रहा, फेयरनेस नहीं हो पा रहा सोसाइटी में, वहां पे भी न्याय लाया जाए। ऐसे में आपने देखा होगा अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लाती है सरकार, स्कॉलरशिप देती है सरकार, बहुत तरीके के प्लान बनाती है कि आपको या जो लोग वंचित रह गए हैं उनको भी ये सारी सुविधाएं मिल पाए, राइट। आरक्षण दिया जाता है, छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, राइट, सो दैट कि वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए, यानी सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाए। आर्थिक न्याय समझते हैं? अगर एग्जाम्पल की तरह से देखें तो जनरली क्या होगा कि कोई लड़का होगा तो हो सकता है वो नाइट शिफ्ट में काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़का होगा तो वो हो सकता है किसी भी सेवा क्षेत्र में या जनरली किसी भी क्षेत्र में जाए, चले जाए। बच्ची होगी, बेटी होगी, तो पता चला कि नहीं तुम्हें नौकरी नहीं करना, तुम्हें घर ही देखना है। तो ऐसे में आर्थिक न्याय कहाँ आया, राइट। तो हमने क्या कहा आर्टिकल 15 में कि धर्म, जाति, लिंग, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सो दैट कि एक आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके, राइट। और फिर आता है राजनीतिक न्याय, यानी यदि मेरी उम्र भी 25 वर्ष है, मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकूं, आपकी उम्र भी 25 वर्ष, तो आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ सके, यानी राजनीतिक रूप से हम सभी के पास न्याय का आधार है। तो 3 तरह के जो है न्याय देने के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो समानता है, दरअसल ये फ्रांसीसी क्रांति से उत्प्रोत है। किस चीज की समानता देने की बात की जा रही है? पहला तो स्थिति की, और दूसरा अवसर की, यानी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस मतलब अभी आपकी समाज में पोजीशनिंग क्या है, राइट। समाज में पोजीशन मतलब समाज में आप स्टैंड कहाँ करते हैं, आप दुनिया में स्टैंड कहाँ करते हैं, राइट। तो अब जरूरी नहीं है ना कि स्टेटस इस बात पर डिपेंड हो। कई बार स्टेटस किस पे डिपेंड होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी परवरिश कैसे हुई है। अगर इस आधार पे आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा, दैट मीन्स कि अब तो आगे बढ़ने की क्षमता ही सरकार आपसे ले रही है, राइट। दूसरा अवसर, मान लीजिए कि बेटे को अवसर दिया जाए कि भाई तुम पढ़ो, तुम ये करो, बच्ची को अवसर ही ना दिया जाए और फिर बोले कि जो है लड़कियां तो उतनी ही घर का काम करने के लिए, या हमारे समाज में जो थर्ड जेंडर है उनको वो अवसर नहीं मिल रहे थे जिससे वो ग्रो कर सके। ऐसे में जो प्रियम्बल है इसका लक्ष्य इसने क्या रखा, इन्होंने ये रखा कि हम दोनों जगह पे आपको समानता देने की बात कर रहे हैं। अगर अवसर देना है तो सबको अवसर दीजिए जिससे समानता आ सके, और स्टेटस के आधार पर कोई भेदभाव मत करिए ताकि समाज में समानता बनी रह सके। तो दोनों बातें, एक हो गया न्याय जो आपके 3 तरह का है, फिर आती है समानता जो आपके 2 तरह की बात करता है, राइट। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अगेन फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित। किस किस चीज की स्वतंत्रता? देखिए यहाँ स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब जहां व्यक्ति को खुद पता चले, जहां व्यक्ति खुद समझे कि उसको रुकना कहाँ है, जहां व्यक्ति को इस बात की समझ हो
कि भाई देखो यहाँ से मेरे अधिकार समाप्त हो गए हैं क्योंकि यहाँ से किसी और के अधिकार शुरू हो गए हैं। तो जहाँ पे व्यक्ति खुद से अपने अधिकार को रोके और अपने कर्तव्यों को समझ सके, राइट, उसकी बात है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की। किस किस चीज की लिबर्टी देने की बात कर रहे हैं? पहला कह रहे हैं विचार, विचार, विचार की स्वतंत्रता है। फिर अब विचार तो कर लिए, बताओगे भी तो किसी को, तो क्या अभिव्यक्ति करते हैं आप अपने विचारों की, इसकी भी आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब जो प्रस्तावना है तो लिबर्टी की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 19 की बात करता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए याद करिएगा, वहां पे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम है, राइट, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहाँ पे युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। विश्वास और पूजा, आस्था उपासना की भी स्वतंत्रता दी गई। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब ये सब करने का फायदा क्या, क्यों, न्याय क्यों, समानता क्यों, स्वतंत्रता क्यों? ताकि बंधुता स्थापित हो जाए, बंधुत्व, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी स्थापित करने की बात का मतलब समझिएगा। बंधुत्व मतलब होता है भाई भाई की भावना, भाई भाई मतलब भाई बहन भी इसको ले लेना। जैसे सपोज करो आपके पापा आपको लेट से कि घर पे वो मिठाई लेके आते हैं, स्वीट्स लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, सारे बच्चों को बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर बराबर मतलब बंधुत्व, बंधुत्व मतलब हम सब इंडियंस आपस में भाई भाई हैं। हम कहते हैं ना भाईचारे की भावना है, तो भाईचारे का भावना का मतलब जहाँ पे वी बिलीव इन इक्वेलिटी, यानी कि हम ये मानते हैं कि जैसे कहा जाता है कि जो आरक्षण की समस्या है या जो मान लीजिए कि कहा जाता है जो रसूखदार लोग हैं या जिनके पास पैसे हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, उनको स्वेच्छा से अपनी जो गैस सब्सिडी है ये सब छोड़ देनी चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई सरकार दे रही तो हम छोड़ क्यों दें? इसलिए छोड़ दें क्योंकि आप बंधुत्व की भावना से बंधे हुए हैं, राइट। सपोज करो एक थाली में 2 रोटियां रखी हैं और आपका पेट भरा है और आपको पता है कि छोटे भाई की भूख बहुत ज्यादा है, तो अगर ये खा ले तो इसका पेट भर जाए, तो ऐसे में क्या आप अपनी रोटी इसको दे नहीं दोगे? तो यही चीज है बंधुत्व की भावना, जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सपना देखा कि हमारे भाई जो भारत के लोग हैं वो भाईचारे की भावनाओं से पोत प्रोत रहे, जहाँ पे किसी को कहना ना पड़े, जहाँ पे प्रेशराइज ना करना पड़े कि भाई तुम ये चीज छोड़ दो, अपने संपत्ति का अधिकार छोड़ दो, तुम ये जमीन जो तुम्हारे हक की नहीं है छोड़ दो, किसी गरीब की मदद हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम अपने को या अपने सामने वाले जो इंडियंस है उनको भाई की भावना से देखो, जैसे आप बाकी अपने भाई और अपने बहनों को देखते हैं ना, उसी कंडीशन की सपना की है। तो क्यों समानता, क्यों स्वतंत्रता, क्यों न्याय लाना है? ताकि बंधुता स्थापित हो जाए, और जब बंधुता स्थापित होगी तो क्या होगा, आगे देखिए, इससे क्या होगा, इससे होगा आपका एकता और अखंडता। एक तो इतनी डाइवर्सिटी में भारत एक रहे, और अखंडता मतलब कि एक बार एक हो गए तो आप यूनाइट हो गए, तो इंटीग्रेटेड रहिए। ये नहीं होगा कि आज यूपी भारत का पार्ट है बाद में अलग हो जाए। तो अखंडता नहीं, खंड खंड नहीं होना है, अखंड होना है। इसका सपना जो है देखा गया आपके प्रियम्बल में। कहीं ना कहीं देखिए सामाजिक लोकतंत्र, जीवन जीने का तरीका, ये सब जो है आपने फ्रांस से सीखा था, ठीक है, फ्रांस से यहाँ से ओतप्रोत, ठीक है। इसके बाद ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि जब तक लोकतंत्र हम तब तक नहीं ला सकते, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं ला सकते जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। और सामाजिक लोकतंत्र के लिए जैसे उन्होंने अपनी बात में कहा भी था, किस आजादी की बात करते हो, यहाँ तो महिला जो है पुरुष की गुलाम है, निम्न कास्ट अपर कास्ट की गुलाम है। तो यदि आप समाज में इस तरह का चेंजेस नहीं लाते, then that means you are not able to bring the equality in the society at level playing field आप सोसाइटी में नहीं ला सकते। इसीलिए देखिए जब न्याय की बात की गई तो सबसे लास्ट में राजनीतिक न्याय रखा गया है। सबसे पहले कहा गया सामाजिक न्याय, समाज में न्याय लाओ, फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था में न्याय लाओ, और जब दोनों में न्याय हो जाएगा तो राजनीतिक न्याय लाने में आपको ज्यादा तकल्लुफ नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब क्या महत्व है प्रस्तावना का? इतनी देर से हम और आप प्रस्तावना पे चर्चा कर रहे हैं। क्या है प्रस्तावना? तो हमने बिगिनिंग में ही कहा कि हर चीज जैसे अपने मैनुअल के साथ आती है, हमारे संविधान का मैनुअल है प्रस्तावना। ये वो आईना है जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि संविधान निर्माताओं का सोच क्या थी, वो सोच क्या रहे थे। कुंजी है ये संविधान की, कि अगर आपको संविधान का ताला खोलना है ना तो इसकी कुंजी होके जाएगी प्रस्तावना। ये प्रस्तावना है जो हमें संविधान से परिचय कराती है, संविधान के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है प्रस्तावना, राइट। So this is the basic thing which display various things about the Constitution of India, right?
और कुछ विद्वान लोगों के शब्दों में देखें तो प्रस्तावना के बारे में के मुंशी का कहना है ये हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, होरोस्कोप है। होरोस्कोप का मतलब समझते होंगे। कुंडली क्या होती है, पहले से आपको बता देती है ना कि सामने वाला लंबा इतना होगा, गोरा ऐसा ऐसा होगा, आगे चल के ये IAS IPS या IRS क्या बनने वाला, सब कुंडली बताती है, राइट। तो वैसे ही प्रस्तावना ही हमें सब कुछ बता देती है कि आने वाले समय में दरअसल भारत क्या बनने वाला है, राइट। तो दिस इज द थिंग विच हैज बीन टोल्ड बाय के मुंशी, जिन्होंने बोला कि प्रस्तावना दरअसल कुंडली है। फिर देखिए ये मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक का प्रतीक है। फिर ये हमारे संविधान की आत्मा है। आत्मा मतलब कहते हैं ना कि अगर आत्मा है तो आप जिंदा हैं, आत्मा नहीं है तो पर्सन विल बी डेड। तो ये आत्मा है, यानी इसके होने से संविधान में जीवंतता है, लाइवलीनेस है, राइट। ये इसने संविधान को जीवंत बनाए रखा है क्योंकि ये संविधान की आपकी आत्मा है। तो ये जो है M हिदायतुल्लाह का कहना है आपकी प्रस्तावना के बारे में। कुछ और चीजें देखते हैं। बात आती है कि प्रस्तावना जो है संशोधनीय है या नहीं, ठीक। तो इसके बारे में समझने के लिए आपको देखना होगा कि जुडिशरी का इसके बारे में क्या कहना है। देखिए पहले तो जुडिशरी से पूछा गया कि बताओ भाई प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें अलग अलग जो है केसेस हुए, जैसे शुरुआत हुई बेरूबारी केस से, इसके बाद संघवी प्रसाद का केस हुआ, फिर आपका अशोक सज्जनहार बड़े सज्जन जो है सज्जनहार वाला केस हुआ, उसके बाद गोलकनाथ का केस हुआ और केशवानंदा भारती का केस। इन सारे केसेस में जुडिशियल मतलब इंटरप्रिटेशन की गई, जिसमें ये समझा गया कि क्या संविधान का भाग है या नहीं प्रस्तावना। कहते हैं जब केशवानंदा भारती केस हुआ 1975 में, तो उस केस में हमारे ऑनरेबल न्यायपालिका ने ये माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी संविधान का भाग है, अगर संविधान का भाग है तो क्योंकि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को है, तो इसलिए प्रस्तावना में भी संशोधन का अधिकार हमारे संविधान को मिलना चाहिए। ये कहना था केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का। पहले इसके पहले जो बेरूबारी केस है उसमें इन्होंने ये माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, राइट। देखिए बेरूबारी केस में, बेरूबारी बनाम संघ के मामले में संविधान प्रस्तावना, यद्यपि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता करती है, संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, लेकिन देखिए संविधान का हिस्सा नहीं है, ये कहना था आपके सुप्रीम कोर्ट का। बाद में केशवानंदा भारती केस में इन्होंने अपने डिसीजन को ओवररोल कर दिया। 1973 का केस था, इसमें इन्होंने बोला कि प्रस्तावना आपके संविधान का, प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है। अगर प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो जैसे संविधान के बाकी चीजों में संशोधन किया जा सकता है, ऐसे ही प्रस्तावना में भी फिर संशोधन किया जा सकता था। और इसी कंडीशन में प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, जिससे भारत की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कौन से नए 3 शब्द जोड़े गए थे, राइट। तो ये तो था प्रियम्बल के बारे में एक ओवरऑल समझ कि प्रियम्बल से पहली बात तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे संविधान में शक्ति कहाँ से आ रही है। तो शक्ति आती है आपकी भारत की जनता से। नेचर क्या होगा, फिर उद्देश्य क्या होगा और क्यों की जा रही है, ताकि एकता और अखंडता स्थापित हो सके। फिर लास्ट चीज कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से देखें तो बेरूबारी मामले में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है इसका पार्ट नहीं है, वहीं अपने डिसीजन को ही ओवररूल करते हुए केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। और अगर संविधान का भाग है तो जैसे संसद को आर्टिकल 368 का एक्सरसाइज करके किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, ऐसे ही वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और लिखी कि प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे का मतलब उल्लंघन ना करे। प्रस्तावना ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग का संसद जो है संशोधन करे, जब तक इससे मूल ढांचे का कोई भी उल्लंघन ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, वी विल स्टडी इन द सेपरेट क्लास की मूल ढांचे का सिद्धांत दरअसल होता क्या है, राइट। तो प्रस्तावना के बारे में जो मूलभूत बातें थी उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने इस क्लास में कर ली है, ठीक है। तो अब आई
आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मेरे ख्याल से प्रस्तावना का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो पीडीएफ है, आज की पीडीएफ के साथ जितनी भी पीडीएफ प्रीवियस लेक्चर की भी पीडीएफ है, वो आई विल ट्राई माय बेस्ट पॉसिबल कि जो है आपको आज शाम तक इसमें अटैच हो जानी चाहिए। आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक जरूर से आपका अटैच हो जाएगा। तो वहां से आप अपने नोट्स वगैरह बना लेंगे। आने वाली फर्दर क्लासेस में वी विल इनकॉर्पोरेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दी सेक्शन 2, जिससे कि आप साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। और भी आपके जो भी सुझाव होंगे आप मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर द क्लास एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।